नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शाम ढलने तक आप अपने खेतों में हल लिए पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ जुटे रहते हैं, एक अच्छी उपज पैदा करने के लिए, एक लाभप्रद फसल पाने के लिए। कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से हम भी कोशिश करते हैं समय समय पर आपको कृषि संबंधी आधुनिक जानकारियां बताने का या आपको सामयिक विषयों के बारे में अवगत कराने का। तो आइए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले खबरें खेती की व मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं कृषि के मुख्य समाचार। वैज्ञानिक तरीके से बोएं मूंग उड़द, उन्नत तरीके से करें प्याज का भंडारण, समय पर करें खेत की तैयारी, थ्रेशर के उपयोग में रखें सावधानियां और जायद में मूंग उड़द लगाने के कई फायदे। बसंत और ग्रीष्मकालीन मूंग उड़द की बोनी का उपयुक्त समय मार्च के दूसरे सप्ताह से अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक करना काफी बेहतर होता है। ध्यान रखें कि 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर मूंग उड़द की उचित पादप संख्या के लिए आवश्यक है। कतारों की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें तथा पौधे से पौधे की दूरी 7 सेंटीमीटर पर्याप्त है। बोनी कुंड में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। साथ ही थायरम 3 ग्राम या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम फफूंदनाशक दवा से प्रति किलोग्राम बीज उपचारित करके ही बोएं। फसल पोषण के लिए जरूरी है कि मूंग और उड़द फसल में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में बीज के नीचे ड्रिल करके बोएं। जिन किसान भाइयों ने रबी में प्याज लगाई है और उसका भंडारण करना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। खुदाई के करीब 10 दिन पहले से सिंचाई बंद कर दें और पत्तियों की गर्दन करीब 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से अलग करें। खुदाई के समय कंदों पर क्षति न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्याज को भंडारित करने के पहले उसे जमीन में बिखेर कर छाया में सुखाना चाहिए। तेज धूप में सुखाने की गलती बिल्कुल न करें। इसकी छटाई कर कटे फटे या खराब कंद अलग निकाल दें और गुणवत्ता युक्त प्याज को हवादार कमरे में भंडारित करें। प्याज की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि जहां प्याज को रखा गया है वहां सूर्य की रोशनी मिलती रहे। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि प्याज को ढेर में न रखकर हल्की परत में या प्लास्टिक की हवादार बोरियों में रखें। मूंग और उड़द की फसल के लिए किसान भाइयों को समय पर खेत की तैयारी करना जरूरी है। खासतौर पर दोमट मिट्टी वाले खेत की तैयारी जल्दी की जानी चाहिए। सामान्यतया कुछ फसलों की कटाई फरवरी मार्च तक हो जाती है। इसके बाद सिंचाई करके ओट आते ही 2 से 3 बार खेत की जुताई करें और पाटा चलाकर खेत तैयार करें। गेहूं के जिन खेतों में मूंग उड़द बोनी हो, उनमें गेहूं की खड़ी फसल में कटाई करने से 3 से 4 दिन बाद सबसे पहले हल्की सिंचाई करें। गेहूं की कटाई के तुरंत बाद 2 बार हैरो चलाकर खेत की जुताई करें और पाटा लगाकर समतल कर लें। इसके बाद चयनित किस्म की बोनी करें। किसान भाई ध्यान रखें कि थ्रेशर के उपयोग के दौरान सुरक्षित रहने के सभी इंतजाम करें। दुर्घटना कहकर नहीं होती और सावधानी ही सुरक्षा का सबसे बड़ा कवच होता है। सबसे पहले जोड़ रहित विद्युत तारों का उपयोग करें ताकि करंट का खतरा ना रहे। फिर कहीं कोई जोड़ होता है तो उसकी अच्छी तरह से टेपिंग करें। आग की सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करें। इसके लिए पानी और रेत से भरी बाल्टियां या ड्रम रखें। इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले शुष्क चूर्ण के 2 अग्निशामकों की व्यवस्था करें। यदि गहाई रात में करना हो तो पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें तथा थ्रेशर में पूरा लगाने वाले को ढीले कपड़े न पहनने दें एवं बीड़ी एवं नशीले पदार्थों का उपयोग न करें। गार्डों या सुरक्षा युक्तियों को थ्रेशर चलाते समय न छुएं और न हटाएं। इसके अलावा बार बार पट्टों के आर पार न जाएं और थ्रेशर पर खड़े न हों। यदि थकान हो तो मशीन पर कार्य न करें। थ्रेशर पर फसल लगाने के लिए सिर्फ कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाएं और बच्चे को पास न आने दें। ग्रीष्म में मूंग उड़द लगाने के कई फायदे हैं। साफ मौसम होने से और अधिक समय मिलने के कारण निराई, गुड़ाई, सिंचाई, छिड़काव, उर्वरक आदि का उपयोग करने में समय की कमी नहीं होती है तथा ग्रीष्म में बोनी के लिए जल्दी पकने वाली प्रजातियां उपलब्ध होने से किसान मूंग और उड़द की फसल गेहूं के बाद एकल फसल के रूप में या फिर आलू अथवा सरसों से खाली खेत में आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा एक फायदा ये भी है कि खरपतवारों का प्रकोप
खरीफ की अपेक्षा बहुत कम होता है। इसके साथ ही वर्षा न होने के कारण एक बार में ही खरपतवार सुविधापूर्वक निकाले जा सकते हैं। फसल प्रबंधन अच्छा करने का मौका मिलता है तथा नवजात पौधों में गलन की बीमारी कम लगती है और पानी जमा न होने के कारण पोषक तत्वों का रिसाव नहीं हो पाता है। इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आप देखिए मंडी भाव। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, फसलों की बुवाई से पूर्व खेतों को तैयार करना एक काफ़ी मेहनत का कार्य होता है। खासतौर पे हमारी महिला किसान बहनों के लिए परंपरागत तरीकों से खेतों को तैयार करना काफ़ी कष्टप्रद होता है। कृषि क्षेत्र में ऐसे कई उन्नत कृषि यंत्र हैं जिनकी मदद से कम समय में कम मेहनत से आप यह कार्य कर सकते हैं। ऐसे ही उन्नत कृषि यंत्रों के बारे में आज जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ अभिजीत खाड़तकर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम कष्ट को कम करने में, जो कृषि में कष्ट है महिलाओं को जो झुक के काम करती है, वो कम करने के लिए हम काम करते हैं। और हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे उन्नत उपकरण हमने विकसित किए हैं जिसके बारे में मैं आपको एक एक करके अभी बताऊँगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक नवीन डिबलर है। इसमें एक हॉपर है, एक डिलीवरी ट्यूब है जिससे हम एक एक दाने इससे खेत में बो सकते हैं। इस नवीन डिबलर से बड़े आकार के बीज जैसे कि सोयाबीन, ग्राम, मक्का हम इससे आराम से बो सकते हैं। और जो खेत में जो गैप बच जाता है, बीच में छूट जाते हैं, उसको भरने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक हॉपर है, एक डिलीवरी ट्यूब है और एक मार्कर दिया है। इससे हम मार्कर के जरिए 20 से 20 सेंटीमीटर की दूरी हम बना सकते हैं। जैसे ही हम इसको आगे कर देंगे, ये नीचे वाला हॉपर खुल जाएगा और दाने एक एक करके गिर जाएंगे और हम ये सामने वाला मार्कर हमारा अगला बीज डालने के लिए काम करता है। इस यंत्र को हैंड रिजर कहते हैं। इसका इस्तेमाल नाली या मेड़ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि सब्जी लगाने के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसे दो महिलाएं आसानी से खींचकर इस्तेमाल कर सकती है। एक महिला सामने से इसको खींचेगी और दूसरी महिला पीछे से इसको ड्रैग करेगी। तो इसके जरिए हम आसानी से नाली और मेड़ बना सकते हैं। इस यंत्र को ट्विन व्हीलो कहते हैं। इसका इस्तेमाल खेत में खरपतवार निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग सोयाबीन के फील्ड में काफ़ी होता है। इसको बस एक महिलाओं द्वारा आगे पीछे करके आगे चलाना है। इससे महिलाओं को झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो खड़े खड़े अपना काम कर लेती है और कम समय में ज़्यादा एरिया कवर करती है। इस यंत्रों को ग्रबर वीडर कहते हैं। इसके जरिए हम खेतों से खरपतवार निकाल सकते हैं, जो पारंपरिक तरीके में औरतें बैठ के करती थी खुरपी के जरिए। इसके इस्तेमाल से उनको बैठने या झुकने की ज़रूरत नहीं है, बस खड़े खड़े ही इसको खेत में इस तरीके से खींचना है। इस यंत्र को कोनो वीडर कहते हैं। इसका इस्तेमाल
धान की खेत से खरपतवार निकालने के लिए कहते हैं। इसमें सामने एक फ्लोट बना है, नीचे वाला हिस्से को फ्लोट कहते हैं और ये काटने का काम करती है, इसे ट्रंकेटेड कोन कहते हैं। इसके ज़रिए महिलाओं को झुक के काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत है खेत में, जिससे जो खरपतवार है वो कट भी जाते हैं और मिट्टी में मिल भी जाते हैं। इसे ट्यूबुलर मेश शेलर कहते हैं। इसका इस्तेमाल सूखे भुट्टे से दाने निकालने के लिए करते हैं। जो महिलाएं उंगली से करती थी, इसके ज़रिए काम उसका काफ़ी आसान हो गया है। इसमें बस आपको भुट्टे को इसको अंदर डालना है और घुमा देना है, तो 5 सेकंड के अंदर एक भुट्टा पूरा खाली हो जाता है। इस यंत्र को सीड ट्रीटमेंट ड्रम कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम बीज में केमिकल मिलाने के लिए करते हैं। इसमें बीज इस ड्रम में आधा भर देंगे और इसके अंदर पाउडर, जो केमिकल पाउडर है, इसमें छिड़क देंगे। उसके बाद हम ये ड्रम बंद कर देंगे और इसको 2 मिनट ही घुमाने के बाद ये पूरा केमिकल बीज में मिक्स हो जाएगा। इसमें कहीं भी आपको केमिकल के साथ हाथ में मिलाने की ज़रूरत नहीं है, जो एक कंटामिनेशन से इससे छुटकारा मिल सकता है। इसे ग्राउंडनट स्ट्रिपर कहते हैं। इसका इस्तेमाल ग्राउंडनट से पॉड अलग करने के लिए करते हैं। इसमें 4 महिलाएं चारों तरफ बैठ जाती है और सूखे ग्राउंडनट को जैसे खेत से निकालने के बाद इसके अंदर इसको खींचते हैं, तो ग्राउंडनट का जो भी पोर्शन है वो अंदर गिर जाता है जड़ से अलग होके, और उसको हम बाद में सुखा के उसको डिकोटिकेट करते हैं। ये हैंगिंग टाइप ग्रेन क्लीनर है। इसका इस्तेमाल हम गेहूँ, सोयाबीन और उसमें से कचरा और ये सब अलग करने के लिए करते हैं। इसे हमने छत से लटका दिया है, तो इससे हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। हम कम समय में ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। छत से लटकने के कारण इसका लोड हाथों पे नहीं आता है, बस इसे आगे पीछे करना है। आगे पीछे करने के कारण बड़ा कचरा ऊपर रह जाता है और बारीक कचरा नीचे गिर जाता है, और बीच में जो हमारा जो ग्रेन है वो बीच में पोर्शन में आ जाता है, जो हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं। यहाँ से ये नीचे से ग्रेन खुल जाएगा और इसको हम ये डायरेक्ट सैक होल्डर में बोरा लगा के इसको अलग से निकाल लेंगे। इस यंत्र को डायरेक्ट पैडी ड्रम सीडर कहते हैं। इसका इस्तेमाल अंकुरित दाने को मचाई गई खेत में गिराने के लिए करते हैं। इसे एक महिला आराम से खींच सकती है। इसमें जो ये ड्रम बने हैं, इसमें अंकुरित बीज डाल देंगे और जो छिद्र बने हैं इसको खींचने के कारण इस छिद्र से दाने अपने दूरी पे गिरते जाएंगे। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि जो नर्सरी रेजिंग का जो काम है इसमें बच जाता है। इस यंत्र को ग्राउंडनट डिकोटिकेटर कहते हैं। ये बैठ के मूंगफली के दाने फोड़ने वाला है और ये खड़े होकर दाने फोड़ने वाला है। इसमें हम मूंगफली के दाने, सूखे हुए मूंगफली इसमें डाल देंगे और इसको आगे पीछे करना है। आगे पीछे करने के कारण इसमें जो कनकेव में जो ब्लेड बना है, इसके कारण ये मूंगफली के दाने और ये अलग हो जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम बीज के लिए करते हैं। आगे पीछे करके इसमें भी हम खड़े होकर निकाल सकते हैं। इस यंत्र को पैडल ऑपरेटेड पैडी थ्रेशर कहते हैं। इसका इस्तेमाल धान के बंडल से धान को अलग करने के लिए करते हैं। इसमें ये ड्रम बना है और वायर लूप दिया है, जिसके कारण धान के दाने अलग होते हैं। इसमें इसको धकेल देंगे और ये पैडल के जरिए इसको चलाएंगे। इसमें चलाते चलाते धान के बंडल को इसमें रखेंगे, तो इसके जरिए जो आगे घूमेगा ये, तो जो धान के दाने हैं वो आगे की तरफ गिर जाएंगे और वो जो है वो आपका वेस्ट मटेरियल आगे निकल जाएगा। ये लोकल हसिया है और ये इम्प्रूव्ड हसिया है। इसे इम्प्रूव्ड सिकल कहते हैं। इसका इस्तेमाल कटाई वटाई के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये लोकल हसिया, इस लोकल हसिया का वजन इम्प्रूव्ड हसिया से काफ़ी ज़्यादा है और इसे हम खींच के इसका
कटाई करते हैं, जिससे कि हमारा जो फोर्स है जो कलाई पे आता है और कंधे पे आता है, जिससे कई बार दर्द महसूस होता है। लेकिन ये इम्प्रूव्ड सिकल में हमने सेरेशन दिए हैं, जिसके कारण आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है और इसमें हाथ और कंधे पे जोर नहीं पड़ता है। इसे बस आरी की तरह आगे पीछे चलाना है। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, रबी फसलों की कटाई के बाद बीजों की छटाई एक बड़ा काम होता है। उच्च गुणवत्ता वाले व बड़े दाने वाले बीजों को हल्के दानों से अलग करके आप अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं सीड ग्रेडर एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से आप गेहूं के साथ साथ सोया, अरहर और चना के बीजों की भी छटाई कर सकते हैं। इसी यंत्र के बारे में आज जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ यूसी दुबे। कृषि अभियांत्रिकी के उपयोग से, यंत्र एवं उपकरण के उपयोग से किसानों को कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाया जा सके, उस संदर्भ में हम इस गांव में, बगरौदा गांव में काम कर रहे हैं। इस गांव में हमने ये जो आप सामने यंत्र देख रहे हैं, ये गेहूं सीड ग्रेडर कम क्लीनर है। ये हमारा सीड बॉक्स है और इसके नीचे ब्लोवर लगा हुआ है और यहाँ पे जो जाली है, ये जाली गेहूं के हिसाब से सेट करके रखा हुआ है और इससे आप चना, सोयाबीन, अरहर, अन्य उत्पाद को आप जो है जाली को बदल करके चेंज किया जा सकता है। जब ये रोटर है, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग से हम जब खोलते हैं तो यहाँ पे जो स्लॉट लगे हुए हैं, इस स्लॉट के माध्यम से होल बढ़ जाता है और धीरे धीरे अनाज जो है इस जाली के ऊपर गिरता है। उससे जो डंठल है वो बाहर की तरफ फिक जाता है और जो गेहूं है, वो जो अच्छे साइज के ग्रेडेड किया हुआ गेहूं है, वो इसके माध्यम से बाहर आता है और जो उस साइज में जो छोटा गेहूं है वो दूसरी तरफ हमारा निकलता है। तो ये हमारा 1 हार्स पावर से चलने वाला सीड कम ग्रेडर यंत्र है और इस गांव में करीब 500 कुंटल अनाज का ग्रेडिंग इस मौसम में किया गया है और हम चाहते हैं कि ये हमारे जो किसान श्री पाटीदार जी हैं और श्री पंडित जी हैं, इन्होंने जो उपयोग किया है, ये इसके बारे में स्वतः बताएं तो हमसे ज़्यादा अत्युक्त होगा। तो मैं अपने पाटीदार जी से आग्रह करूंगा कि ये बताएं कि इस गांव में इन्होंने इसको कैसे यूज़ किया है, किस फसल में यूज़ किया है, कितने मात्रा में यूज़ किया है और कितने किसानों ने यूज़ किया है। श्री पाटीदार साहब। गेहूं फसल जो है उसका ग्रेडिंग किया है और ब्रजकिशोर शर्मा जी, उन्होंने भी ये गेहूं की फसल का मतलब बीज का ग्रेडिंग किया है और रमेश गौर, उन्हें भी फसल में इसका ग्रेडिंग किया है। अच्छा गेहूं मतलब साफ कर देती है ये मशीन, उपयोग की चीज़ है। मैं शर्मा जी आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो सोयाबीन और गेहूं की जो 50 कुंटल के आप जो ग्रेडिंग किया अकेले, तो आपको जो अपने माध्यम से जो ग्रेडिंग करते हैं और जो हमारे मशीन के माध्यम से ग्रेडिंग होती है, उसमें से क्या अंतर पड़ा? नहीं, देखिए, हम लोग जो जनरली पंखे पे जो सफाई करते हैं उससे ग्रेडिंग नहीं आती थी, सफाई आती है। इससे जो है एक निर्धारित mm में जो दाना होता है, निर्धारित अपनी परिस्थिति में वो अलग हो जाता है। तो इसलिए इसकी ग्रेडिंग जो है बनस्पत यही ग्रेडिंग है, उससे केवल सफाई होती है हमारी बड़े पंखों से, इससे ग्रेडिंग आ जाती है। अच्छा, तो आपको जो फायदा कितना हुआ आप ये बताइए। फायदा ये है कि जो
हम बगैर ग्रेडिंग के बोते हैं उससे ज़्यादा बीज लगता है, उससे ज़्यादा सीड लगती है और इससे जो है कम सीड लगती है और जो वेस्टेज सीड निकलती है वो हम बेच देते हैं। इसमें क्या है कि यही है सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, तो आपको कुल कितना फायदा रुपए के टर्म्स में बताइए, कितना रुपए का फायदा हुआ? मिनिमम जो है प्रति कुंटल हमको 20 किलो का फायदा हुआ है। 20 किलो का फायदा? 20 किलो का फायदा। तो रुपए में इसको कितना बताएंगे? रुपए में इसको मतलब 20% मान के चलते। 20%, यानी आपका कम से कम 2000 रुपए का फायदा हो गया। तो हमारे साथ पाटीदार जी भी हैं, तो आपने कहा 50 कुंटल निकाला है, तो आपका मतलब 10,000 रुपए का आपको फायदा हो गया होगा। और इसमें एक फायदा ये है कि इसका लेबर की अधिक जरूरत नहीं पड़ती, जबकि हमारे जो पहले के पुराने परंपरा के पंखे हैं उनमें 4 आदमी की जरूरत पड़ती, इसमें 1 आदमी की जरूरत पड़ती। सबसे बड़ी व्यवस्था तो इसमें ये है। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम का आज का ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आपके पत्रों एवं सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। हमारा पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं लिपि जैन आपसे आज्ञा चाहूंगी। नमस्कार।